नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर। ये जो कंटिन्यू चल रही है पीवाईक्यूज की ऑनलाइन सीरीज में टॉपिक रहेगा आज का अपना गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। मैं बता दूं सभी बच्चों को, ये जो पीवाईक्यूज की सीरीज है वो किन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए और फर्स्ट ग्रेड के सभी कॉमन सब्जेक्ट के लिए जो एक पेपर होता है फर्स्ट पेपर जीके का, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के लिए सबसे ज़्यादा पोर्शन ही अपने फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का है। और साल में 2 बार होता है आपके नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करें अपनी क्लास। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है? किस गुप्त सम्राट की उपाधि थी वही महाराजा धीराज? महाराजा धीराज की उपाधि किसकी थी? ऑप्शन है आपके घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या है। तो गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। संस्थापक श्रीगुप्त। और आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना करता है। इसके बाद में गुप्त वंश का उत्कर्ष देखने को मिलता है। जो महाराजा धीराज उपाधि है वो है आपकी चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, प्रधान केंद्र था? वैभाषिक, विज्ञानवाद, वज्रयान या फिर शून्यवाद? विक्रमशिला महाविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? तो ये वज्रयान शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता है? गुप्त वंश का सम्राट स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करता है। हूणों की पराजय का उल्लेख किस स्रोत में नहीं मिलता है? भीतरी अभिलेख में, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में, कथा सरित सागर में या फिर चंद्र प्रभा परिप्रच ग्रंथ में? तो हूणों पर विजय प्राप्ति का स्कंदगुप्त का जो जानकारी देने वाले स्रोत है भीतरी अभिलेख है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से जानकारी नहीं मिलती है। कथा सरित सागर और चंद्र प्रभा परिप्रच ग्रंथों से हमें हूण विजय की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य मंजूश्री मूल कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम के पिता थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की कई रानियां थी। कुमारगुप्त किन के पुत्र थे? कुबेर नागा के, ध्रुव देवी के, कुमार देवी के या फिर अनंत देवी के? तो कुमारगुप्त की माता का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी पहले रामगुप्त की पत्नी थी। रामगुप्त की पत्नी थी और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? कई इतिहासकार रामगुप्त को शासक मानते हैं और कई इतिहासकारों ने इस मत को खारिज किया है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक कोई शासक हुआ होगा। समुद्रगुप्त और उसके बाद में रामगुप्त शासक बनता है और रामगुप्त के बाद में जो अगला शासक बनता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कई इतिहासकार रामगुप्त की ऐतिहासिकता को नहीं मानते हैं। समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त शासक बनता है, इसका अपने को अभिलेख कौन सा मिलता है? साक्ष्य समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख या फिर स्कंदगुप्त का
आपका होमलेख, किस अभिलेख में हमें रामगुप्त का नाम देखने को मिलता है? इसका सही आंसर है अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था जो गोविंद तृतीय के बाद में राजा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन थे? सबसे प्राचीन, कई खगोलविद हुए हैं भारत में, प्राचीनतम खगोलविद कौन था? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य या फिर आर्यभट्ट? तो प्राचीनतम खगोलविद है वो आर्यभट्ट थे, और ये आर्यभट्ट आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखते हैं। आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखते हैं, आर्यभट्टियम ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा था, आर्यभट्टियम ग्रंथ। और आर्यभट्ट खगोलविद होने के साथ साथ गणितज्ञ भी थे, गणितज्ञ थे और ज्योतिषविद भी थे। ज्योतिषविद यानी आर्यभट्ट को ज्योतिष की अच्छी जानकारी थी, गणित में उन्होंने आपके पाई का मान दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट सबसे पहले बताते हैं कि पृथ्वी है वो गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। और आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में लिखते हैं कि उनका जन्म है वो कुसुमपुर में होता है। कुसुमपुर, कुसुमपुर किसका पुराना नाम था, प्राचीन नाम था? पाटलिपुत्र का पुराना नाम पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या है? पटना, बिहार में। तो सबसे पुराने प्राचीनतम जो खगोलविद थे वो आर्यभट्ट थे। और ये आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि कोई राजा है उसके समकालीन, जैसे कई बार पूछा है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो आर्यभट्ट किसके समकालीन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त शासकों के सिक्कों पे अपने को एक उपाधि मिलती है, अंकन मिलता है, चाम्रधारिणी का अंकन किस गुप्त सम्राट के सिक्कों पर था? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर, या फिर इन दोनों के सिक्कों पर? तो चाम्रधारिणी का अंकन हमें इन दोनों के सिक्कों पर मिलता है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम दोनों के सिक्कों पर चाम्रधारिणी का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? गुप्त काल में भूमि संबंधी दस्तावेज कौन सुरक्षित रखता था? ध्रुवाधिकरण, कर्णिक, समहर्ता या फिर सेल्किया? तो भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखते थे कर्णिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का बड़ा केंद्र कौन सा था? सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भृगुकच्छ बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, कोरकई बंदरगाह या फिर कावेरीपट्टनम? कौन सा बंदरगाह है वो गुप्तों के शासन काल में सबसे बड़ा केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। बंगाल में स्थित है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये गुप्त काल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? स्थापित नामक अधिकारी रात्रि में घूमने वाला गुप्तचर था, रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक था, आगंतुकों को राजा की सभा में लाने वाला निरीक्षक था, या फिर कोई एक न्यायाधीश था? तो हर्ष के प्रशासन में रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक है वो स्थापित कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हो रखा है ये। ईंटों से बना मंदिर, गुप्तकालीन ईंटों से बना मंदिर। ऑप्शन है आपके खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, या फिर कश्मीर का मारतंड मंदिर? तो गुप्त वंशी राजाओं द्वारा निर्मित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है ये मंदिर, और गुप्त शासकों ने बनवाया था, जो ईंटों से निर्मित है।
और ये भारत में प्रथम शिखर का उदाहरण भी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शिखर लक्ष्मण मंदिर का नहीं है, प्रथम शिखर का उदाहरण, प्रथम शिखर का उदाहरण, प्रथम शिखर का उदाहरण, ये मेरे मुंह से निकल गया कि लक्ष्मण मंदिर प्रथम शिखर का उदाहरण है। बच्चे याद करके बैठ जाए, मैं आगे निकल जाऊं, फिर आपका नुकसान न हो। प्रथम शिखर का उदाहरण जो पंचायतन शैली का भी उदाहरण माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंचायतन शैली का उदाहरण, पंचायतन शैली में निर्मित जो नागर शैली की एक उप शैली थी, नागर शैली की उप शैली थी, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये दोनों फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचायतन शैली, नागर शैली में निर्मित मंदिर, प्रथम शिखर का उदाहरण, ये दोनों किसके लिए? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर प्रशस्ति किस गुप्तकालीन राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो मंदसौर प्रशस्ति है कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम एक शासक, कुमारगुप्त द्वितीय भी मिलेगा आपको गुप्त वंश में। और ये मंदसौर प्रशस्ति है, ये एक सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी देती है अपने को, सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी। मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत किस शासक ने इसका पुनरुद्धार किया था? महमूद गजनवी एक मुस्लिम आक्रांता जिसने गुजरात में स्थित भगवान शिव के मंदिर को नष्ट किया था, सोमनाथ मंदिर को। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार यानी पुनः निर्माण कौन करता है? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। और इसमें से जो 16वां आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में, ये महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण था, और जिसमें ये सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर देता है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर देता है। और उस समय गुजरात का जो शासक था, गुजरात का शासक भीम प्रथम था, भीम प्रथम। और भीम प्रथम चालुक्य वंश का शासक था, और चालुक्य वंश को कहते हैं और सोलंकी वंश, सोलंकी वंश भीम प्रथम के समय आक्रमण होता है। इस मंदिर को वापस किसने बनाया? भोज ने, जयसिंह ने, कर्ण ने या फिर कुमारपाल ने? इसके पुनरुद्धार करता थे कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? गुप्त काल में प्रशासन की एक इकाई है भुक्ति। भुक्ति क्या थी? राज्य, मंडल, जिला या परगना? तो गुप्त काल में भुक्ति किसे कहते थे? प्रांत को कहते थे। प्रांत यानी राज्य, राज्य को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति, अवनी, देश, इस तरह के शब्द मिलते हैं अपने को। और विषय, राज्य के बाद में, प्रांत के बाद में जो इकाई आती है वो आती है जिला। तो जिले को उस समय क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। गुप्त काल में जिले के लिए शब्द आता है विषय। फिर जिलों का विभाजन होता था तहसीलों में, और तहसील को उस समय क्या कहा जाता था? विथी। तहसील के लिए शब्द आता है विथी। और उसके बाद जो छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई ग्राम। और राज्य यानी प्रांत। प्रांत, प्रांत या राज्य के लिए क्या शब्द आता है? भुक्ति शब्द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखा था? पाल वंश के राजा, पाल वंश का शासन कहाँ था? पाल वंश के राजा कहाँ शासन करते थे? बंगाल में।
बंगाल के पाल वंश का राजा रामपाल, जिसका जीवन चरित्र मिलता है रामचरित पुस्तक में। रामचरित पुस्तक किसने लिखी थी? सोम प्रभाचार्य ने, संध्याकर नंदिन ने, हेमचंद्र ने या फिर पद्म गुप्त ने? तो इसके रचनाकार है संध्याकर नंदिन। संध्याकर नंदिन रामचरित में स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं के लिए शब्द इन्होंने वाल्मीकि, वाल्मीकि, स्वयं को वाल्मीकि, और इसने रामपाल को क्या कहा है? राम कहा है। स्वयं को वाल्मीकि कहा और रामपाल को राम कहा था। और पाल वंश के राजा रामपाल के दरबार में संधि विग्रहिक पद पर थे संध्याकर नंदिन के पिता। संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक के पद पे थे रामपाल के पिता संध्याकर नंदिन। नंदिन रामपाल का पिता, पिता का नाम था प्रजापति नंदिन, प्रजापति नंदिन। संध्याकर नंदिन के पिता का नाम था प्रजापति नंदिन, जो रामपाल के संधि विग्रह के पद पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? देवगुप्त किसकी उपाधि थी? गुप्त वंश के किस राजा की? कुमारगुप्त की, चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की या फिर समुद्रगुप्त की? तो देवगुप्त किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था। देवश्री भी कहते थे, देवश्री चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? वर्धन वंश की बात हो रही है, गुप्तोत्तर काल में था वर्धन वंश। वर्धन वंश था आपके थानेश्वर में, थानेश्वर में था वर्धन वंश। और प्रभाकर वर्धन किसके पिता थे? प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन। कहते हैं जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने वाली थी तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती ने, पत्नी यशोमती ने सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा है? किस स्थान से हमें गुप्तकालीन सिक्कों का बड़ा ढेर मिला है? बस्ती से, कोटावा से, बयाना से या फिर हाजीपुर से? तो गुप्तकालीन सिक्के अपने को मिले बयाना से। बयाना कहाँ है? राजस्थान में, भरतपुर में स्थित है बयाना। और यहाँ से अपने को गुप्तकालीन सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से लेके, गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त प्रथम से लेके स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिलते हैं। स्कंदगुप्त तक, स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लेंगे कि सर्वाधिक सिक्के किस राजा के मिले? जो बयाना से गुप्तकालीन सिक्कों की एक निधि भंडार जो मिला है उसमें सर्वाधिक सिक्के किसके मिले हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मिले, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और स्कंदगुप्त का एक सिक्का मिला है, यहाँ से अपने को स्कंदगुप्त का एक सिक्का मिला है। सर्वाधिक सिक्के मिले वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। तो बयाना से मिलती है गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार। 1821 ईस्वी में खोजे गए थे ये सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो शुरुआत से अगर आप क्लास देख रहे हो तो अभी हम बात कर चुके हैं मंदसौर प्रशस्ति जो कुमारगुप्त प्रथम के समय की थी। मंदसौर प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? तो गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, कुमारगुप्त प्रथम। और इस प्रशस्ति यानी अभिलेख में, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। तो मंदसौर प्रशस्ति से अपने को सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और इसी में अपने को लिखा मिलता है कि एक रेशम बुनकरों की, रेशम वस्त्र बुनने वाले जो बुनकर थे, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी है
एक संगठन है वो दक्षिणी लाट प्रदेश जो गुजरात में है, दक्षिणी लाट प्रदेश, दक्षिणी लाट गुजरात से जब वहां पर परिस्थितियां व्यापार के लिए अच्छी नहीं रही, तब ये गुजरात से आके दसपुर जो कि आपके मंदसौर का पुराना नाम था, दसपुर में आके बस जाती है। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, और इन रेशम बुनकरों के लिए एक शब्द आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का छपेगा आपकी, कि वो रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? तंतुवाय, तंतुवाय। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी दक्षिणी लाट प्रदेश जो गुजरात में स्थित है, वहां से पलायन करके दसपुर, मंदसौर का पुराना नाम, दसपुर में आकर बस जाती है। इस बात की भी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? मंदसौर प्रशस्ति से। फिर आपसे पूछ लेंगे इसके रचनाकार कौन थे? मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी इसके रचनाकार थे। मंदसौर प्रशस्ति वत्स भट्टी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त सोने के सिक्के दिनार, दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से, चीनी भाषा से, लैटिन या फिर यूनानी भाषा से? तो दिनार शब्द है वो लैटिन भाषा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? कालिदास ने, हरिसेन ने, विशाख दत्त ने या फिर शूद्रक ने? तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा था। और देवी चंद्रगुप्तम नाटक में हमें रामगुप्त की कहानी मिलती है, रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। रामगुप्त जो समुद्रगुप्त के बाद में शासक बना था, और ये समुद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है और निर्बल शासक था, शकों ने इसे पराजित कर दिया था। तब इसने अपनी पत्नी, रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया था, ध्रुव देवी। और तब कहते हैं कि ध्रुव देवी का वापस उद्धार करने के लिए जो शासक आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित करेगा। उस समय शक शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय से लड़ेगा वो है रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके ध्रुव देवी को वापस लेके आता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। जो देवी चंद्रगुप्तम है ये विशाखा दत्त द्वारा लिखित, ये मूल रूप से हमें उपलब्ध नहीं है, अन्य कई ग्रंथों से इसके उदाहरण मिलते हैं अपने को। नेक्स्ट है आपका, वैनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गदर्शक का कार्य दिया गया था? वैनसांग एक चीनी यात्री था। वैनसांग चीनी यात्री था, और ये किसके काल में भारत आया? तो वैनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया, हर्षवर्धन के समय भारत आया, और 15 वर्ष तक यहाँ रहा था वैनसांग। जब वैनसांग वापस लौट रहा था तो उसके मार्गदर्शक का काम किसने किया था? उदिता द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? कवि बाण जिसने हर्षचरित ग्रंथ लिखा, हर्षचरित ग्रंथ के लेखक थे कवि बाण। और किसके दरबारी विद्वान है ये? हर्ष के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान किसके हैं? हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? पटना के, हजारीबाग के, शाहबाद या फिर चंपारण के रहने वाले थे। तो शाहबाद के निवासी थे कवि बाण। जो हर्षचरित ग्रंथ है, हर्षचरित ग्रंथ 8 भागों में लिखा गया है, हर्षचरित्र ग्रंथ। और इन 8 भागों के नाम क्या है? इन्हें 8 उच्छ्वास कहा गया है, 8 उच्छ्वास। और शुरू के जो 3 उच्छ्वास है, 3 भाग है, उसमें तो अपने को मिलती है कवि बाण की आत्मकथा, और उसके बाद के जो 5 भाग है उनमें मिलती है अपने को हर्षवर्धन के बारे में जानकारी। और ये कवि बाण इसी ग्रंथ में कहते हैं कि उनका जन्म स्थान है वो प्रीतिकूट नामक गांव था, प्रीतिकूट नामक गांव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युग को क्लासिकल युग
कहा जाता है? क्लासिकल युग किस युग को कहते हैं? मौर्य युग को, गुप्त युग को, कुषाण युग को, या फिर सातवाहन युग को? तो गुप्त काल में कला और साहित्य का सर्वाधिक उत्कर्ष होता है, इसलिए गुप्त युग है वो क्लासिकल युग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, ये भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो रखा है कि गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कला व साहित्य के विकास के कारण। गुप्त काल में कला व साहित्य का विकास सर्वाधिक हुआ, इसलिए इसे क्लासिकल युग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसने लिखा था? विष्णुगुप्त ने, विशाखदत्त ने, बाण भट्ट ने, या फिर भारवी ने? तो ये पुस्तक लिखी है विशाखदत्त ने, मुद्रा राक्षस ग्रंथ। इस मुद्रा राक्षस ग्रंथ में वृषल शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द आता है। विशाखदत्त ने एक और पुस्तक लिखी, देवी चंद्रगुप्तम, अभी आप पढ़ चुके हो। और ये दोनों पुस्तकें कई बार पूछ लेते हैं कि कोई पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी हुई है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? खजुराहो मध्य प्रदेश में मंदिरों की एक समूह जो श्रृंखला आपने को मिलती है, उसमें कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? दशावतार मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, या फिर कंदरिया महादेव मंदिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है दशावतार मंदिर। और ये मंदिर नागर शैली में, पंचायतन शैली में निर्मित है। सर्वप्रथम शिखर का उदाहरण है, उत्तर भारत में आपसे पूछ ले मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी उत्तर भारत में? तो उत्तर भारत में थी आपके नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिर सारे नागर शैली में निर्मित है। और वहीं दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है वो थी आपके द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के सभी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। और पंचायतन शैली किसे कहते हैं? जहाँ मंदिरों का एक ग्रुप हो, मंदिर भी पंचायती करते हुए दिखे। मारवाड़ी में बोले तो एक जगह बैठ के पंचायती करना, जहाँ ग्रुप में मंदिर बने हुए वो पंचायतन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख कौन सा था? सबसे पहले अपने को किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऐहोल अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, नानाघाट अभिलेख में, या फिर एरण अभिलेख में? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। एरण मध्य प्रदेश से जो अभिलेख मिला है ये अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। और इसमें सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। सेनापति गोपराज की पत्नी सती होती है। और ये कब का है? 510 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? यह नियम किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, या फिर भारवी ने? तो सबसे पहले आर्यभट्ट ये सिद्धांत देते हैं। वराहमिहिर, आर्यभट्ट नहीं है, वराहमिहिर। गलती, टीचर कोई भगवान थोड़ी ना होता है, चूक जाते हैं कहीं ना कहीं। वराहमिहिर ने यह सिद्धांत दिया था। वराहमिहिर की पुस्तक कौन सी थी? वृहत संहिता। वृहत संहिता पुस्तक लिखी थी वराहमिहिर ने। वराहमिहिर किसके शिष्य थे या इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आर्यभट्ट। वराहमिहिर के गुरु थे। वराहमिहिर ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? अब कमेंट करना किस किस को भुक्ति याद रही है। पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो भुक्ति किसको कहते थे? प्रांत को। ये हुआ आपका पूरा देश, देश या राज्य। राज्य का विभाजन होता था आपके प्रांतों में, ये हो गए आपके प्रांत। और प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। फिर प्रांतों का विभाजन विषय। प्रांतों का विभाजन किस में होता था? विषय। विषय यानी हो गए आपके जिले। और उसके बाद विषय का, जिलों का विभाजन होता था तहसील। तहसील को क्या कहते थे? विथी। विथी। और उसके बाद में सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी आपके गांव, ग्राम। ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है। पूरे राज्य का जो स्वामी होता था वो था राजा। और राजा ने अपने साम्राज्य को इस तरह एक स्तरीय प्रशासन में बांट रखा था। अब प्रांत, प्रांत के लिए और क्या शब्द मिलते हैं अपने को? प्रांत के लिए भुक्ति, प्रदेश और भोग शब्द मिलता है। प्रांत या फिर कह दो आप भुक्ति या फिर प्रदेश या फिर कह दो भोग। इसके लिए जो भुक्ति प्रांत के लिए जो प्रशासक नियुक्त होता था उसे कहते थे उपरीक। प्रांत के लिए प्रांतपति क्या कहलाता था? गोप्ता। भोगपति या फिर स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वप्न वासवदत्तम पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक किसने लिखी थी? भास ने, कालिदास ने, सोमदेव ने या फिर अश्वघोष ने? तो स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक कौन लिखते हैं? भास। भास की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है? प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक। और भास की पुस्तक कौन सी है? पांच रात्र, पांच रात्र, प्रतिमा नाटक, कर्णभार, कर्णभार, अविमारक और उरुभंग। उरुभंग। ये भास द्वारा लिखित और पुस्तकें हैं। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भास ने नहीं लिखी? तो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी याद रखनी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया था? छंद के रूप में कुछ लिखित मुद्राएं किसने जारी की थी? कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर रामगुप्त ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कवि था, स्वयं कवि था और कवियों का संरक्षक था। उसने छंदोबद्ध लेख लिखे हुए सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? सोने के सर्वाधिक सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे। और समुद्रगुप्त सर्वाधिक चलाने वाला है। आपसे पूछ ले प्रथम शासक जिसने सोने का सिक्का चलाया था, तो सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक, सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आपसे पूछ ले कि चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला राजा कौन था? ये तो ही सोने की बात। फिर आपसे पूछे कि चांदी का पहली बार सिक्का किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का चलाने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? कांची का शासक विष्णुगुप्त, स्वामीदत्त, हस्तिवर्मन या उग्रसेन? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों को पराजित किया था। दक्षिण के 12 राज्यों की विजय समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की विजय कहलाती है। दक्षिणापथ की विजय। और दक्षिणापथ विजय में समुद्रगुप्त
कितने राजा पराजित करता है? 12 राजाओं को पराजित किया, 12 राजाओं को पराजित किया। और समुद्रगुप्त ने इन 12 राजाओं के लिए एक नीति जो अपनाई थी उसे कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, समुद्रगुप्त द्वारा अपनाई गई नीति। दक्षिण के राज्यों पर समुद्रगुप्त ने जब देखा कि हम नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो पहले उनको अपने अधीन बनाया और फिर उन्हें मोक्ष यानी वापस राजाओं को ही सौंप दिया था। और समुद्रगुप्त की ये दक्षिणापथ की विजय है, इसके लिए धर्म विजय की संज्ञा दी थी इसको राय चौधरी ने। राय चौधरी इसको कहते हैं धर्म विजय। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की विजय को धर्म विजय किसने कहा था? धर्म विजय कहा था राय चौधरी ने, धर्म विजय की संज्ञा दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके? विष्णुगोप कांची में। इन 12 राज्यों में से एक राज्य कांची भी था जिसका शासक विष्णुगोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि कौन थे? इलाहाबाद प्रशस्ति जो पहले प्रयाग में स्थित थी, प्रयाग प्रशस्ति भी इसको कहते हैं। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और ये पहले कहाँ थी? कौशाम्बी में स्थित थी। मूल रूप से ये अशोक मौर्य द्वारा लिखाया एक लेख था, स्तंभ लेख। कौशाम्बी में जब ये है तो अशोक मौर्य का ये एक स्तंभ लेख था, अशोक मौर्य का स्तंभ लेख था। अशोक मौर्य ने कई अभिलेख खुदवाए थे जिसमें ये प्रयाग कौशाम्बी में स्थित था। और इस प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद कौन लेके आता है? अकबर लेके आता है। इलाहाबाद अपने किले में लाकर इसको किसने स्थापित करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, अकबर ने। अकबर का दरबारी विद्वान था बीरबल। बीरबल का लेख भी मिलता है, बीरबल का लेख भी मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति पर बीरबल का लेख भी मिलता है। इसके बाद में एक मुगल शासक और था जहांगीर। इस प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का लेख भी मिलता है, जहांगीर का लेख भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके जो रचनाकार थे वो थे हरिसेन। हरिसेन और उत्कीर्णकर्ता पूछ लेते हैं, कई बार विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जब लिख दी तो उसी ने उत्कीर्ण की होगी। तो उत्कीर्णकर्ता और व्यक्ति था तिलबट। तिलबट ने इसको स्तंभ पर उत्कीर्ण किया था और लेखक थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान हरिसेन थे। फिर आपसे पूछते हैं ये प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर पूछते हैं किस लिपि में थी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। फिर पूछते हैं आपसे किस शैली में थी? ये किस शैली में लिखी गई थी? तो ये चंपू शैली में थी, चंपू शैली में लिखी गई थी। और चंपू शैली किसको कहते हैं? जब गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं, गद्य और पद्य, तब उस शैली को कहते हैं चंपू शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? गुप्तकालीन किस राजा के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए शासक की प्रतिमा अपने को मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम? तो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजाने में प्रवीण था, स्वयं कवि था, कवियों का विद्वानों का संरक्षक था। समुद्रगुप्त ने और कौन कौन सी मुद्राएं जारी की थी? ध्वजाधारी, ध्वजाधारी समुद्रगुप्त की और मुद्रा कौन सी थी? ध्वजाधारी। ध्वजाधारी को दंडधारी भी कहते हैं, दंडधारी मुद्रा। ध्वजाधारी मुद्रा को और क्या कहते हैं? दंडधारी। और इसी को कहते हैं गरुड़ प्रकार मुद्रा, गरुड़ प्रकार मुद्रा। और कौन से सिक्के जारी किए थे? धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी, धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं चलाई थी समुद्रगुप्त। उसके अलावा परशु प्रकार,
परशु प्रकार, परशु प्रकार की मुद्राएं। और समुद्रगुप्त की मुद्राएं कौन कौन सी थी? अश्वमेध प्रकार, अश्वमेध प्रकार, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं। और मुद्रा थी समुद्रगुप्त की व्याघ्र निहंता, व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्राएं। और एक थी आपके वीणा वादन। 6 प्रकार की मुद्राएं, वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं। तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ का जो साक्ष्य मिलता है वो अपने को समुद्रगुप्त की मुद्राएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? चंद्रवीर, विजय बाहु, महेंद्र या फिर मेघवर्ण? तो समुद्रगुप्त का समकालीन शासक है मेघवर्ण। श्रीलंका का शासक था मेघवर्ण। मेघवर्ण समुद्रगुप्त से आज्ञा लेकर बोधि वृक्ष के उत्तर में जो लंका के बौद्ध भिक्षु थे, श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु, उनके लिए एक भव्य विहार बनवाता है। एक भव्य विहार अपने वहां के बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाया था। और वो विहार कहाँ बनवाया था? बोधि वृक्ष के उत्तर में। बोधि वृक्ष कहाँ था? बोध गया में था बोधि वृक्ष। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान था बोध गया। गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका नाम हो गया बोध गया। और कौन से वृक्ष के नीचे? तो अश्वत्थ या पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के शासन काल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला की रचना की जाती है? कुवलयमाला की रचना, कुवलयमाला की रचना करता कौन है? कुवलयमाला के लेखक है वो है उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी। और उद्योतन सूरी ने ये पुस्तक किसके काल में लिखी थी? तो वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज, वत्सराज के समय कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम लिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखो भाई, पुस्तक के दूसरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अमरकोश नामक ग्रंथ, अमरकोश नामक ग्रंथ जिसको संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है, संस्कृत का विश्वकोश, अमरकोश ग्रंथ का ही दूसरा नाम है नाम लिंगानुशासन। इसका अन्य नाम है वो है नाम लिंगानुशासन। और ये ग्रंथ है आपके 3 कांड में विभाजित है, इसलिए इस ग्रंथ को कहते हैं त्रिकांड ग्रंथ। 3 भाग है इसकी, इस ग्रंथ के, इसलिए इसे कहते हैं त्रिकांड ग्रंथ। और भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक टीकाएं जो लिखी गई है, सर्वाधिक टीकाएं इस ग्रंथ पे लिखी गई है। एक बार विद्यार्थी कमेंट करके बताना कि टीका किसे कहते हैं। सर्वाधिक टीकाएं जो भारतीय ग्रंथों पे टीकाएं लिखने की परंपरा थी, वो सर्वाधिक टीकाएं यानी लगभग 50 टीकाएं वो नाम लिंगानुशासन ग्रंथ पर या फिर अमरकोश ग्रंथ पर लिखी जाती है, जिसके लेखक है अमर सिंह। और ये अमर सिंह किसके नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। या आपसे पूछ ले किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समकालीन थे अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? गुप्तकालीन ताम्र मुद्रा का प्रचलन करता चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था या फिर विष्णुगुप्त था? तो समुद्रगुप्त ने तांबे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? गुप्त काल में शासक किसको मानते थे? पौराणिक धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां मिलती है? कुर्म वाहिनी, गंगा यमुना की आकृतियां। परमार वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश या फिर चंदेल वंश? तो गुप्तकालीन मंदिरों पर गंगा यमुना की आकृतियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? गुणमती, दीपंकर, सारिपुत्र या फिर शीलभद्र? तो नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? इसके
संस्थापक कौन थे? नालंदा महाविहार के संस्थापक कुमारगुप्त थे। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी 450 ईस्वी में। कुमारगुप्त द्वारा स्थापना की जाती है। वेनसांग यहाँ पर आता है और 18 माह तक यहाँ रह के नालंदा विश्वविद्यालय में रह के योग शास्त्र का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश चंद्रगुप्त का समय है वो 319 ईस्वी से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस गुप्त शासक का लेख उत्कीर्ण है? मुगल शासक। तो अभी अपने बात कर चुके हैं डिटेल से प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, इलाहाबाद अभिलेख के बारे में, जिस पर अपने को जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में स्थित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है। दशावतार मंदिर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था? विक्रमशिला महाविहार वैभाषिक, विज्ञानवाद, वज्रयान या फिर शून्यवाद? तो ये बौद्ध धर्म के शून्यवाद से संबंधित था विक्रमशिला महाविहार। इस महाविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। 6 महाविद्यालयों का ये संघ था एक, जिसमें से प्रत्येक में 108 शिक्षक थे। 108 शिक्षक थे। प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक हुआ करते थे। और इस महाविद्यालय का जो केंद्रीय कक्ष था उसको विज्ञान भवन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई ये, केंद्रीय भवन। आपसे जरूर पूछेंगे कि विक्रमशिला महाविहार का केंद्रीय भवन किस नाम से जाना जाता था? तो इसको विज्ञान भवन कहते हैं। विज्ञान भवन, केंद्रीय भवन है वो विज्ञान भवन। इसके निर्माता कौन थे? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। इसके निर्माता थे धर्मपाल। यहाँ के जो प्रसिद्ध कुलपति थे वो दीपंकर श्री ज्ञान अतिश। प्रसिद्ध कुलपति दीपंकर श्री ज्ञान अतिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री कैद से भागकर बचकर कहाँ जाती है? किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक जब शासक बना था तो उस समय राज्यश्री है वो किसकी कैद में थी? शशांक की कैद में थी। शशांक जो गौड़ शासक था, शशांक, इसने राज्यश्री को कैद कर लिया था और राज्यश्री कैद से भागकर कहाँ जा रही थी? विंध्य के जंगलों में जा रही थी। सती होने के लिए जा रही थी। सती होने के लिए विंध्य के जंगलों में जा रही थी और विंध्य के जंगलों में जाने की सूचना कि राज्यश्री भागकर विंध्य जंगल में जा रही है, इसकी सूचना किसने दी थी? तो इसकी सूचना दी थी बंडी ने। और बंडी था इसका ममेरा भाई, हर्षवर्धन का ममेरा भाई बंडी था, ये सूचना दी थी। उसके बाद राज्यश्री को सती होने से बचाने के लिए हर्षवर्धन ने किसकी सहायता ली थी? किसने राज्यश्री को ढूंढने में सहायता की थी? तो राज्यश्री को ढूंढने में सहायता करने वाला व्यक्ति था दिवाकर मित्र। एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र ने हर्षवर्धन को वापस ढूंढकर राज्यश्री हर्षवर्धन को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में भुक्ति क्या था? फिर से रिपीट हो रहा है अभी। भुक्ति किसे कहा जाता था? राज्य को, मंडल को, जिले को या फिर परगने को? तो भुक्ति राज्य को कहते थे, प्रांत को
कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहने का। लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बार बार पूछेंगे आपसे, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा किसने। फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये जो विंसेंट स्मिथ कहते हैं, तो विंसेंट स्मिथ ने गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा है? तो ध्यान में रखें, भारत का नेपोलियन है कौन? समुद्रगुप्त। नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर वीए स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेपोलियन किस लिए कहते हैं? क्योंकि जिस तरह नेपोलियन ने अपने साम्राज्य विस्तार के अभियान चलाए थे, उसी तरह समुद्रगुप्त भी दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के अभियान चलाता है। निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण मिलते हैं? सूर्य मंदिर का उल्लेख कहाँ मिलता है? एहोल, मंदसौर, एरन या फिर बांसखेड़ा? तो मंदसौर में सूर्य मंदिर के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की? तो रजत किसको? चांदी को कहते हैं। और चांदी की मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना मुद्रा निदान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं मिली है? अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको याद हो गया होगा, हमने सिक्कों के बारे में डिटेल से बात कर ली है। बयाना से जो सिक्के मिले हैं, बयाना भरतपुर में स्थित है, यहाँ से जो सिक्कों की निधि मिली है उसमें सर्वाधिक सिक्के तो आपको मिलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के, और सबसे कम सिक्के हैं वो स्कंदगुप्त के मिलेंगे। और सिक्के किन राजाओं के मिले? तो चंद्रगुप्त प्रथम से लेके स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र चरित्र किस भाषा में बोलते थे? कालिदास ने संस्कृत में नाटक लिखे हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। कालिदास के संस्कृत नाटकों में जो पात्र है स्त्री और शूद्र, वो किस भाषा में बात करते थे? तो प्राकृत भाषा में बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऊपर लिखित में से कोई नहीं? तो लिच्छवी दोहित्र कौन होगा? समुद्रगुप्त। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और समुद्रगुप्त के पिता कौन है? समुद्रगुप्त के पिता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और माता लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी, तो लिच्छवी दोहित्र कौन हो गया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पे मिलती है उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? प्राकृत प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? पतंजलि ने, पाणिनि ने, वररुचि ने या फिर अमर सिंह ने? तो प्राकृत प्रकाश के लेखक है वररुचि, और वररुचि विक्रमादित्य के नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी दोनों की पुत्री थी ये प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ हुआ था? प्रवरसेन द्वितीय के साथ, पृथ्वीसेन द्वितीय के साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ या फिर रुद्रसेन प्रथम के साथ? तो इसका सही आंसर है रुद्रसेन द्वितीय। किस वंश का था? वाकाटक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देवराज, देवगुप्त और देवश्री की उपाधियां धारण की थी? तो पिछले क्वेश्चन में अपने चर्चा कर चुके हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसकी उपाधियां थी देवराज, देवगुप्त और देवश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिलती है? मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति एरन मध्य प्रदेश से, मानकुंवर प्रयागराज से, जूनागढ़ गुजरात से या फिर उज्जैन मध्य प्रदेश से? तो इस प्रकार की मूर्ति मानकुंवर प्रयागराज से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी?
ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विक्रमादित्य किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त द्वितीय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न में से किसने प्रचलित किए थे? केवीएस पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन आया है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के सोने के सिक्के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे, समुद्रगुप्त से संबंधित थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त दोनों के मिलते हैं, या फिर समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी वाले सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्ता शासिका थी, प्रभावती गुप्ता किस वंश से संबंधित थी? तो प्रभावती गुप्ता का जो पिता का वंश था वो तो था गुप्त वंश, और प्रभावती गुप्त की शादी होती है वो होती है वाकाटक वंश में। प्रभावती गुप्ता के पति की मृत्यु के बाद ये वाकाटक वंश की शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र किसने लिखा था? सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता आपके। विशाखदत्त ने लिखा, शूद्रक ने लिखा, विष्णु शर्मा ने लिखा, या जयदेव ने? जो भी विद्यार्थी वीडियो देखे कमेंट करके सच सच बताना किसने इसका आंसर गलत दिया है। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की कहानियां आपने खूब पढ़ी होगी। हर्ष के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? समय समय पर अध्यक्ष बदलते रहे। हर्ष के काल का अध्यक्ष कौन था? वसुबंधु, शीलभद्र, प्रभाकर मित्र या फिर नागार्जुन? तो हर्ष के समकालीन तो शीलभद्र थे, और नालंदा विश्वविद्यालय के आपसे पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष थे नागार्जुन। प्रथम अध्यक्ष नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती, जो गणित संबंधी पुस्तक अपने ही नाम से लिखती है, लीलावती। भास्कराचार्य के ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ का भाग है लीलावती। सिद्धांत शिरोमणि, और इस सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने लिखा है, जिसके भाग है लीलावती बीज गणित। इसकी पुत्री द्वारा लिखा हुआ भाग है लीलावती। लीलावती के अलावा बीज गणित, लीलावती बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। ग्रह गणित और गोलाध्याय, ये चारों भाग किस पुस्तक के हैं? सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के। और सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी? भास्कराचार्य ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ मिलती है? उदयगिरी की गुफा में, कन्हेरी गुफा में, एलोरा गुफा में, या फिर एलिफेंटा गुफा में? तो विष्णुकालीन वराह की मूर्ति मिलती है अपने को उदयगिरी गुफा में। और इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, और चंद्रगुप्त द्वितीय की ही उपाधि थी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष को सकलोत्तरापथनाथ कहा गया है। हर्ष की एक उपाधि मिलती है अपने को सकलोत्तरापथनाथ। चालुक्य अभिलेखों में, सीयू की ग्रंथ में, हर्षचरित ग्रंथ में, या फिर रत्नावली ग्रंथ में? तो हर्ष को सकलोत्तर यानी उत्तरी भारत का, इस उपाधि का अर्थ क्या है? उत्तरी भारत का अधिपति स्वामी, सकलोत्तरापथनाथ यानी पूरे संपूर्ण उत्तरी भारत का अधिपति, चालुक्य अभिलेखों में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है? अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, और पुत्र के बाद में विधवा को उत्तराधिकार में अधिकार देने वाला स्मृतिकार कौन था? याज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति या फिर कात्यायन?
तो याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के उत्तराधिकार के लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अश्वमेध यज्ञ और सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक कौन था? निम्नलिखित में से किस राजा ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और सम्राट की उपाधि धारण की थी? प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन या फिर पृथ्वीसेन द्वितीय? तो इसका सही आंसर है प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? प्राचीन भारत में विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का उदाहरण कौन सा मिलता अपने को? मंदसौर अभिलेख, एरन अभिलेख, कपूर मंजरी या फिर अमरकोश? तो इसका सही आंसर है मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो महासामंत शब्द किस अभिलेख में मिलता है? वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख, कुमारगुप्त का दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख या फिर समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख? तो इसकी जानकारी अपने को वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख से मिलती है। महासामंत शब्द सबसे पहले, और महासामंत के लिए एक और आया शब्द आपके ऊपरी के महाराज, ऊपरी के महाराज महासामंत, और ऊपरी के महाराज महासामंत विजय सेन का उल्लेख यहाँ मिलता है। विजय सेन का नाम का उल्लेख यहाँ मिलता है वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। मिताक्षरा ग्रंथ पुत्र के उत्तराधिकार की बात करता है उसके जन्म लेते ही, उसके पिता के संन्यास ग्रहण करने के बाद, उसके पिता की मृत्यु के बाद, या उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु के बाद। मिताक्षरा ग्रंथ के अनुसार पुत्र का उत्तराधिकार में हिस्सा कब बनता है? तो उसके जन्म लेते ही उत्तराधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? पूना ताम्रपत्र लेख किसका है? प्रभावती गुप्ता का, कुमार देवी का, स्कंदगुप्त का या फिर ईशान वर्मन का? तो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है ये प्रभावती गुप्ता से संबंधित है, और ये वाकाटक वंश की रानी थी। वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? कौन से अभिलेख में भूमि बिक्री का उदाहरण मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भूमि बिक्री संबंधी अभिलेख भीतरी स्तंभ लेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, बेग्राम ताम्रपत्र है या दामोदरपुर ताम्रपत्र है? तो कौन सा अभिलेख जानकारी देता है? दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख भूमि बिक्री की जानकारी देता है। अब दामोदरपुर ये किससे संबंधित है, किसका अभिलेख है? तो कुमारगुप्त प्रथम का है। कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, ये दिनाजपुर बांग्लादेश से मिलता है। यह अभिलेख हमें कहाँ से मिला? दिनाजपुर बांग्लादेश से मिलता है, जिसमें हमें कुमारगुप्त के समय भूमि बिक्री संबंधी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी संवत का तादात्म्य है। भाई वल्लभी संवत किस संवत को कहा गया है? तो वल्लभी संवत है वो गुप्त संवत को कहा गया है। गुप्त संवत, और गुप्त संवत कब शुरू होता है? शक संवत के 241 साल बाद। शक संवत के 241 साल बाद वल्लभी संवत शुरू होता है। शक संवत कब का है? 78 ईस्वी का। शक संवत चलाया किसने था? तो कनिष्क ने चलाया। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत चलाया था, और शक संवत जो कि 78 ईस्वी का है, इसके 241 साल बाद में यानी 319 ईस्वी में, मैथ वाले मैथ लगा लेना भाई, 78 + 241 319 ईस्वी, और 319 ईस्वी किसके शासन ग्रहण की तिथि थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था। अपने शासन ग्रहण करने के साल 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम एक संवत चलाता है,
जिसको गुप्त संवत कहते हैं, और गुप्त संवत का समय 319 ईस्वी है, और आपके वल्लभी संवत का समय भी 319 ईस्वी है। तो कई इतिहासकार कहते हैं वल्लभी संवत ही गुप्त संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? एक तो भाई इंडियन हिस्ट्री में इब्राहिम लोदी है, वो युद्ध मैदान में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को कौन मारता है? इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में। हिस्ट्री को हमेशा रटने की कोशिश नहीं करना, कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। पानीपत का पहला युद्ध जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में मार दिया था। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा युद्ध मैदान में मारा जाता है? ललितादित्य, यशोवर्मन, भास्कर वर्मन या फिर आदित्य सेन। तो कन्नौज का एक शासक था यशोवर्मन, ये युद्ध मैदान में मारा गया। इसके सामने युद्ध किसने किया था? तो कश्मीर का शासक था ललितादित्य मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड, जिसने यशोवर्मन को पराजित किया और युद्ध मैदान में मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में, बाउक का जोधपुर अभिलेख, गोविंद तृतीय का राधनपुर अभिलेख या फिर पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो हरिश्चंद्र जो गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष है, हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक या आदि पुरुष। हरिश्चंद्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? गुर्जर प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र का उल्लेख बाउक के जोधपुर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि मिलती है? राजा धीराजर्षि, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र या फिर कुमार गुप्त प्रथम का बिलसद प्रस्तर अभिलेख। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजाधिराजर्षि उपाधि इसके अभिलेख उदयगिरी गुहा अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी के खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? वराहमिहिर मैंने आपको बताया आर्यभट्ट के शिष्य थे, और वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वृहत संहिता, वृहत संहिता पुस्तक लिखी थी वराहमिहिर ने। ये भारत के किस भाग से संबंधित थे? तो पश्चिमी मालवा के रहने वाले थे। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि किससे संबंधित है? बोवर पांडुलिपि, इसमें एक बौद्ध भिक्षु यशोमित्र के 7 निबंधों का संग्रह मिलता अपने को। यशोमित्र, बौद्ध भिक्षु यशोमित्र के 7 निबंधों का संग्रह किस लिपि में है? बोर लिपि में, जो गोपी मरुस्थल में खोजी जाती है, और ये आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? सौराष्ट्र का गोप्ता, प्रांतपति या कह लो आप गवर्नर कौन था? सौराष्ट्र का गवर्नर स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित, तुषास्क, पर्णदत्त या फिर सर्वनाग। तो पर्णदत्त था उस समय सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रांत का गवर्नर, जिसने आपके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो समुद्रगुप्त की उपाधि लिच्छवी दोहित्र थी, सर्व राज्योच्छेदता थी, अश्वमेध पराक्रम थी, और विक्रमादित्य उपाधि नहीं थी। विक्रमादित्य उपाधि किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब तक आपको रट गया होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती है? इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित 4 कथन दिए हुए हैं,
आप कमेंट करके बताओ कौन सा कथन गलत है। शासकत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था। क्या समुद्रगुप्त को उनके पिता ने उत्तराधिकारी घोषित किया था? क्या समुद्रगुप्त कवि था? या समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी? उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। तो अश्वमेध यज्ञ का तो संपादन करता है, और ये किससे पता चलता है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम की उपाधि मिलती है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के उसने चलाए थे। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, और जो लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी। समुद्रगुप्त कवि था, कवियों और विद्वानों का संरक्षक था, लेकिन समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। तो ये कथन गलत हो गया। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद स्तंभ लेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति में कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? तो उसके पिता ने शासकत्व के लिए उसे उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उदयगिरी शिलालेख अंकित करवाया था। किसने अंकित करवाया था? एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि उदयगिरी अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित था? चंद्रगुप्त द्वितीय से, सनकानिक, आम्रकार्दव या ध्रुवभूति? तो उदयगिरी गुहालेख किस राजा से संबंधित था? राजा तो था चंद्रगुप्त द्वितीय। अंकित किसने करवाया था? सनकानिक ने, सनकानिक द्वारा अंकित करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त के दरबार में जो 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, 9 विद्वानों की मंडली, उसको कहते थे नवरत्न। और चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था? चंद्रगुप्त के नवरत्न आप 9 याद कर लेंगे। चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन कौन थे? शंकु, शंकु, क्षपणक, शंकु, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, क्षपणक, अमर सिंह। जिस विद्यार्थी को याद है वो सारे नवरत्न कमेंट करेंगे। शंकु, क्षपणक, अमर सिंह। और नवरत्न कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल कौन थे? वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, वर रुचि, वेताल भट्ट, वर रुचि, वराह मिहिर, वराह मिहिर। और कौन थे? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, कालिदास। आर्यभट्ट शामिल नहीं थे, वराह मिहिर के गुरु है। और ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो उसमें आर्यभट्ट जरूर देंगे, क्योंकि आर्यभट्ट आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन है। आर्यभट्ट वराह मिहिर के गुरु थे, लेकिन नवरत्नों में शामिल नहीं थे। वराह मिहिर, वेताल भट्ट, वर रुचि, वराह मिहिर, कालिदास, धन्वंतरी और घटकरपर। कालिदास, धन्वंतरी और घटकरपर, ये नवरत्न थे। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपके नागार्जुन शामिल नहीं था। सारे रट लेना, 9 के 9 नवरत्न। इस प्रकृति का क्वेश्चन बहुत बार आता है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? तो हर्षचरित है, ये हर्ष के दरबारी विद्वान ने लिखी थी। इसके लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। और हर्षचरित ने बाणभट्ट कितने भागों में लिखी? तो 8 भागों में। और उन 8 भागों को कहते हैं उच्छ्वास, उच्छ्वास। और इसमें से जो 8वां अध्याय, 8वां भाग है, इसमें अपने को विंध्य के जंगलों में रहने वाले संप्रदायों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो वाकाटक रानी कौन है? जो गुप्त वंश से संबंधित है, प्रभावती गुप्ता है। प्रभावती गुप्ता, जिसका रुद्रसेन वाकाटक के साथ विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाहियान किसके शासनकाल में भारत आता है? फाहियान चीनी यात्री था, चीनी यात्री फाहियान। फाहियान यहाँ भारत आता है 399 ईस्वी में, और ये 399 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक, यानी 15 वर्ष तक भारत रहा था। 15 वर्षों तक फाहियान भारत रहता है। ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी, अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा था फो क्यों की। आप कमेंट करके बताओ सीयू की किसने लिखी, किस चीनी विद्वान ने सीयू की लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर समुद्र रामगुप्त? किसने परम भागवत की उपाधि पहली बार धारण की थी? कई शासकों ने धारण की है। प्रथम उपाधि परम भागवत की चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो उज्जैन में स्थित भीनमाल ब्रह्मगुप्त के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त का जन्म भीनमाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कई राजवंशों को वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब इस चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता ने किससे शादी की थी? वाकाटक वंश के राजा से। वाकाटक वंश का राजा रुद्रसेन। रुद्रसेन भी कौन सा है? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय किसका पति था? प्रभावती गुप्ता का। तो दो राजवंश तो हो गए। कदम्ब राजवंश, कदम्ब राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे कुमारगुप्त का विवाह होता है। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त कौन सा है? प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त, वो कदम्ब वंश के शासक काकुस्थ वर्मन की पुत्री से विवाह करता है। काकुस्थ वर्मन की पुत्री से विवाह करता है कुमारगुप्त प्रथम। और लिच्छवी राजवंश से विवाह किसने संबंध स्थापित किए थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम के। तो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका था? यानी हर्ष को दक्षिण भारत के किस राजा ने हरा दिया था? महेंद्र वर्मन ने, दंती दुर्ग ने, राजेंद्र प्रथम ने या फिर पुलकेशन द्वितीय ने? तो दक्षिण भारत में पुलकेशन द्वितीय हर्ष को पराजित करते हैं। और इसकी जानकारी अपने को पुलकेशन द्वितीय का एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल प्रशस्ति कह लो, ऐहोल अभिलेख कह लो। इसमें हमें जानकारी मिलती है हर्ष के दक्षिण विस्तार की तरफ रोक लगने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? टीका किसको कहते हैं? पहले मैंने आपसे पूछ लिया कि कमेंट में बताना टीका किसे कहते हैं। टीका कोई ग्रंथ है, वो मूल रूप से लिखा हुआ ग्रंथ है। मूल रूप से लिखित ग्रंथ, किसी लेखक ने ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का विश्लेषण करते हुए उस ग्रंथ से संबंधित उसका एक विश्लेषण ग्रंथ लिख देना, एक विश्लेषण ग्रंथ लिख देना किसी मूल ग्रंथ पर। उस ग्रंथ से ही कुछ फैक्ट लेके यानी विश्लेषण करते हुए एक दूसरा ग्रंथ लिख देना टीका कहलाता है। और कई ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई है।
मनुस्मृति के टीकाकार कई रहे भारूची, गोविंद, कुल्लुक भट्ट और इसके अलावा मेघातिथि मनुस्मृति के टीकाकार रहे हैं। अपरार्क, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप ये सभी किसके टीकाकार है? याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार। अपरार्क, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लेखित प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख सबसे छोटी इकाई किसको बताता? मरकट सागर, बंगदिया, सोमकुंड या फिर ककुम। तो ककुम सबसे प्रशासन की छोटी इकाई स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में मिलती है? कहोम अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? गुप्त वंश का पहला राजा जो स्वर्ण सिक्के जारी करता है? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त? तो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने जारी किए? समुद्रगुप्त ने। चांदी का सिक्का है वो पहली बार किसने जारी किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली स्तंभलेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त प्रथम से या फिर समुद्रगुप्त से? तो मेहरौली स्तंभलेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों का आक्रमण वर्णित है किस साक्ष्य से हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है? भीतरी अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से या फिर मथुरा अभिलेख से? तो भीतरी अभिलेख हमें हूण आक्रमण की जानकारी देता है। और हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। भारत से हूण आक्रमण को विफल किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। और हूणों के आक्रमण का वर्णन किस में मिलता है? भीतरी अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? हूण भारत में मध्य एशिया से आए थे। हूण एक खानाबदोश जाति थी और इसके साथ में एक और जाति भारत में एंटर करती है, वो थी आपके गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर आए थे हूणों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? यानी गंगा घाटी में मिहिर कुल का शासन किसने समाप्त कर दिया था? नरसिंह गुप्त ने, बुधगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या इनमें से कोई नहीं? तो मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? नरसिंह गुप्त ने। नरसिंह गुप्त को बालादित्य भी कहा जाता है। नरसिंह गुप्त, बालादित्य। उपाधियां सभी राजाओं की मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब रट लेना। उपाधियां कौन से राजा की उपाधि कौन सी थी? नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? तो बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, अलग अलग तरह से आपको पूछ लिया है कि प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के साथ होता है? पल्लव राजवंश, सातवाहन राजवंश, वाकाटक राजवंश या फिर कदंब राजवंश? तो वाकाटक वंश का शासक और कौन था? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय। और इस तरह से चंद्रगुप्त अपनी पुत्री का विवाह यानी वैवाहिक गठबंधन से वाकाटक वंश को अपना मित्र राज्य बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके पुस्तकें दी हुई है और उस पुस्तक का विषय क्या था? तो अपराजित परीक्षा पुस्तक है वो स्थापत्य से संबंधित थी। अष्टांग हृदय पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित थी। लीलावती पुस्तक पिछले क्वेश्चन लगातार देखें तो आपको याद होगा गणित की पुस्तक थी। भास्कराचार्य की बेटी लीलावती ने लिखी थी और इसका विषय नाटक नहीं था, इसका विषय था गणित। गणित से संबंधित पुस्तक है लीलावती, जो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक का एक भाग थी। और वैजयंती है वो शब्दकोश था। तो असुमेलित कौन सा है?
लीलावती पुस्तक नाटक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आहत सिक्के किस धातु से बने थे? आहत सिक्के, जो भारत की आहत सिक्के है वो भारत की प्राचीनतम मुद्रा थी। आहत सिक्के भारत की प्राचीनतम मुद्रा, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के। और इन आहत सिक्कों को, जो प्राचीनतम मुद्रा है, और क्या कहते थे? पंचमारक सिक्के। पंचमारक सिक्के। ये आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के किस धातु के बने थे? तो ये चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के शिला मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित थे, पांड्य वंश से संबंधित थे, चालुक्य वंश से संबंधित थे, या फिर पल्लव वंश से? महाबलीपुरम में रथ मंदिर बने हुए, रथ मंदिर, 5 रथ मंदिर बने, और ये किस राजवंश से संबंधित है? तो पल्लव राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किस काल में थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में, या फिर मुगल काल में? तो गुप्त काल में भारतीय मुद्राएं सर्वाधिक प्रकार की प्रचलित हुई, सर्वाधिक सोने के सिक्के चले थे, और सर्वाधिक प्रकार आपसे पूछ ले गुप्तों में किस राजा ने सर्वाधिक, तो 14 प्रकार की मुद्राएं कुमार गुप्त प्रथम की मिलती है। सर्वाधिक प्रकार की मुद्राएं, तो 14 प्रकार की मुद्राएं कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम की मिलती है। धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया? किस ऋषि ने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा को आत्महत्या की संज्ञा दी थी? अंगिरम, मेघातिथि, उष्णा, या फिर विष्णु? तो मेघातिथि सती प्रथा को आत्महत्या कहते हैं। और आत्महत्या ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, सती प्रथा को जबरदस्ती हत्या भी कह सकते हैं। कहते हैं कि जब सती प्रथा, जब कोई सती होती थी तो साइड में ढोल बजाए जाते थे, ताकि कोई वो चीखे चिल्लाए रोए तो सुनाई न दे आसपास कि हाँ सती अपनी इच्छा से हो रही है कोई। तो आत्महत्या के साथ साथ हम जबरदस्ती हत्या भी कह सकते हैं सती प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवाधिकरणिक का क्या अभिप्राय है? ध्रुवाधिकरणिक किसे कहते हैं? हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान था। धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी था, ज्योतिषी था, या तारों से दिशा का ज्ञान करने वाला नाविक? ध्रुवाधिकरणिक किसे कहा जाता था? तो ध्रुवाधिकरणिक एक कर संग्रह करने वाले अधिकारी को कहते थे। धान्य यानी फसल, फसल में राजा का अंश यानी भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व का संग्रह करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था गुप्त काल में? ध्रुवाधिकरणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग किया है? सामंत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? अधीनस्थ शासक के रूप में। सामंत कौन होते थे? जिस राजा ने अपना साम्राज्य, राजा के बाद में अगर कोई कमजोर उत्तराधिकारी आ रहा है, शक्तिशाली राजा है, तब तक तो ये साम्राज्य एक पार्ट में है। जैसे ही राजा के कई 3-4 पुत्र हैं, मान लो इस राजा के 4 पुत्र हैं, 4 में से एक तो इसका उत्तराधिकारी बन जाएगा, और 3 फिर हिस्सा मांगे तो उसको क्या बना दिया? सामंत। शुरू में तो ये जो सामंत प्रथा आती है, ये एक जागीर के रूप में जमीन का टुकड़ा राजा अपने उत्तराधिकारियों को, पुत्रों को देता था, उसको सामंत। बाद में धीरे धीरे ये जो सामंत प्रथा थी, ये अपने जैसे दरबार में कोई पद होता है तो उसके लिए वेतन न देना पड़े तो एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, जिसको हम कह देंगे जागीर। राजा के जमीन का एक पार्ट, साम्राज्य का एक पार्ट जिसको दिया, वो जमीन कहलाएगी जागीर, और उसका मालिक क्या कहलाएगा? जागीरदार। उस जमीन का, उस जागीर का मालिक क्या कहलाएगा? जागीरदार।
ये जागीरदार और सामंत एक ही थे। तो इस प्रकार के अधीनस्थ शासक के रूप में सामंत का उल्लेख है वो सबसे पहले, राजा के अधीनस्थ शासक के रूप में सामंत का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? अश्वमेघ, अश्वघोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? उद्रंग कर किसने चुकाए थे? किसानों ने। किसानों से लिया जाता था उद्रंग कर, जो कि सिंचाई कर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्यभट्ट ने दिया था। भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है? वीरशैव संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बसव, निम्बार्क, लकुलिश। बसव, निम्बार्क, लकुलिश या फिर शंकराचार्य। तो वीरशैव संप्रदाय बसव ने स्थापित किया था। और शैव संप्रदाय का ही भाग एक जो पाशुपत संप्रदाय, उसके संस्थापक थे लकुलिश। शैव संप्रदाय का उप संप्रदाय कह सकते हो पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश ऋषि। निम्बार्क ने एक मत दिया था द्वैतवाद, द्वैतवाद। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शंकराचार्य का था अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। अब ये क्या रामायण है? अद्वैतवाद और द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब है कि आत्मा, आत्मा व ब्रह्म, जो एक आध्यात्मिक पावर है, ब्रह्म और आत्मा, ये अलग अलग है, अलग अलग। और अद्वैतवाद का मतलब ब्रह्म और आत्मा एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस लेख में, गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? भूमि बिक्री संबंधी विवरण किस लेख में मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में, जूनागढ़ लेख में, बेग्राम ताम्रपत्र में या दामोदरपुर ताम्रपत्र में? तो बंगाल में दिनाजपुर से मिला है दामोदरपुर ताम्रपत्र, जो भूमि बिक्री संबंधी विवरण देता है। और एक हमें भूमि संबंधी जो विवरण और मिलता है वो प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, पूना ताम्रपत्र अभिलेख, पूना ताम्रपत्र अभिलेख। ये दोनों अभिलेख भूमि संबंधी विवरण देते हैं, प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया गया है? कौन सा लेखक कहता है कि वार्ता यानी जो कृषि है वो शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति हो सकती है? तो गौतम ऋषि इस तरह की बात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मशास्त्रों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या कहकर अस्वीकार कर दिया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से। मेघातिथि सती प्रथा को आत्महत्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? ईंटों से निर्मित कौन सा मंदिर है? ऑप्शन है आपके खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर या कश्मीर का मारतंड मंदिर? तो ये शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये आपका ईंटों से निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, ग्वालियर के निकट मध्य प्रदेश में स्थित। और ये बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? पत्तू पातू, स्वप्न वासवदत्त, सौंदरानंद या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। इसके अलावा कालिदास ने
विक्रम और वसीयम नाटक लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक था। विक्रम और वसीयम 3 नाटक लिखे थे कालिदास ने। एक लिखा है मालवी काग्नि मित्रम। मालवी काग्नि मित्रम, ये संस्कृत भाषा में लिखे 3 नाटक थे, कालिदास ने लिखे हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? रामगुप्त के बारे में किस किसने लिखा है? तो हर्षचरित में रामगुप्त के बारे में लिखा हुआ मिलता है। मुद्रा राक्षस में भी, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का, मुद्रा राक्षस में नहीं लिखा है। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। दोनों पुस्तकें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी है। तो चंद्रगुप्तम में रामगुप्त का उल्लेख मिलता है, रामगुप्त की कहानी मिलती है। नाट्य दर्पण में भी अपने को रामगुप्त की कहानी मिलती है। मज्म उल तवारीख में भी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, जिसमें रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से प्रसन्नता अनुभव करता था? किसकी उपाधि थी भाई? कविराज, कविराज या फिर कवियों का शासक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वयं कवि समुद्रगुप्त था, कवियों का संरक्षक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? जो नीति अपनाई थी सीमावर्ती राजाओं के प्रति, सर्व कर दान, आज्ञाकरण, प्रमाणागमन, ये तीनों नीतियां सीमांत राजाओं के लिए अपनाई थी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों, एक तो सचिव का पद है और एक मंत्री का पद है, ये किस काल के अभिलेखों में पद मिलते हैं? राज पदाधिकारियों के लिए पद, सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ? ऑप्शन है आपका मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर शुंग काल। तो गुप्तकालीन अभिलेखों में हमें मंत्री और सचिव पद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? वेनसांग भारत क्यों आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आता है, हर्षवर्धन के समय भारत आता है और अपना यात्रा वृतांत वेनसांग CUकी नाम से लिखता है। CUकी में अपना यात्रा वृतांत लिखता है। इसने किस उद्देश्य से भारत में यात्रा की थी? क्या भारत का भूगोल जानना चाहता था, या बुद्ध से संबंधित स्थलों पर यह जानना चाहता था, या वेनसांग भारत की संस्कृति को जानना चाहता था, या फिर धन एकत्र करने के लिए इधर आया था? तो वेनसांग बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा के लिए आया था, बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों पर यात्रा के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? मुद्रा से रिलेटेड शब्द निवर्तन है, मारतुर है, द्रम है या फिर गोचरम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रम। और ये द्रम किस काल में चलता था? ये गुप्तकालीन मुद्रा थी द्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? हूण आक्रमण होता है भारत पर गुप्तों के समय, मौर्यों के समय, फ्लास के समय या फिर सेना, किससे रिलेटेड है हूण आक्रमण? तो गुप्त काल में होता है। और गुप्त काल में हूण आक्रमण के समय शासक कौन था? स्कंद गुप्त था। और स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था, और हूणों को पराजित करने का उल्लेख है स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? यानी मिहिर कुल ने किसे पराजित कर दिया था? मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय। थोड़ी भाषा क्लिष्ट बना दी गई है,
एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि मिहिरकुल ने किसको पराजित कर दिया था, गुप्त वंश के किस राजा को, स्कंदगुप्त को, यशोधर्मा को, कुमारगुप्त प्रथम को, या फिर ईशान वर्मा को। तो इसने यशोधर्मा को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? गुप्त युग को क्लासिकल युग कहा जाता है शिक्षा और साहित्य की उन्नति के कारण। तो यहाँ पर किस विद्वान ने गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? रोमिला थापर ने, बीडी चट्टोपाध्याय ने, के.एम. मुंशी ने, या फिर आर.एस. शर्मा ने। तो स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युगीन मूर्ति शिल्प में राजा बलि द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ से ज्ञात है? गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प में हमें राजा बलि द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ से मिलता है? किस स्थान से इस प्रकार का साक्ष्य मिला है? विदिशा से, नचना कुटार से, पवाया से, या फिर दसपुर से। तो विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? नल किसे कहा जाता था? सिंचाई के साधन को, भूमि की माप को, जल निकास व्यवस्था को, या फिर अनाज की माप को। तो नल भूमि माप संबंधित इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकों के नाम है और उनके लेखक दे रखे हैं। नागानंद हर्ष ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, और रत्नावली के लेखक राजशेखर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नावली असुमेलित है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली तीनों पुस्तक, एक और पुस्तक है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की जानकारी देती है। तीनों पुस्तकें नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और तीनों के लेखक है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया था? थोड़ी सी भाषा चेंज करके पूछा गया है। सबसे पहले शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति वार्ता यानी कृषि किसने बताई है? मनु ने, कौटिल्य ने, गौतम ने, या फिर बृहस्पति ने। तो इसका सही आंसर है गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि शूद्र वर्ण का कार्य क्या हुआ करता था? वैदिक सभ्यता में हम ये वर्ण व्यवस्था देखते हैं जिसमें ब्राह्मण वर्ण का कर्तव्य था वेदों का अध्ययन करना और वेदों का अध्यापन करवाना। ब्राह्मण के बाद में आता क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण का जो कर्तव्य था, उनका कार्य था, वो था युद्ध द्वारा देश की रक्षा करना, साम्राज्य स्थापित करना, क्षत्रिय का कर्तव्य या कार्य था। उसके बाद में आता वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण का काम था कृषि करना, उद्योग करना, व्यापार वाणिज्य करना। उसके बाद में जो चौथा वर्ण सबसे लास्ट में आता शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का कार्य था सब तीनों वर्णों की सेवा करना। तो सबसे पहले गौतम ऋषि ने कहा था कि शूद्र है वो कृषि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप यानी कि अर्धनारीश्वर, भगवान शिव और माता पार्वती का सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना सबसे पहले हमें कब मिलती है? गुप्त युग में, राजपूत युग में, चोल युग में, या फिर सातवाहन युग में? तो सबसे पहले गुप्त काल में अर्धनारीश्वर रूप सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो होती है धर्मपाल के समय। धर्मपाल इसका संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तब तो आप बताओगे धर्मपाल ने। और सर्वाधिक विकास इसका होता है देवपाल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? पुस्तक का नाम है दाएं भाग। दाएं भाग पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन, विश्वरूप और कुल्लूक भट्ट। तो दाएं भाग के लेखक कौन थे? जीमूतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? सती प्रथा की आलोचना किसने की थी? कालिदास ने, वात्स्यायन ने, भास ने, या फिर बाणभट्ट ने? भारतीयों को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया जाता है धर्म के नाम पर, सारे धर्म के नाम पर ही। भाई सती कोई ऐसा कंसेप्ट रहा होगा तो आप भी आग में थोड़ी सी उंगली डाल के देखो, जलने पर कैसा महसूस होता है। बाणभट्ट इसका आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजधानी दी हुई है चंपा, अनाम, सुमात्रा, श्रीविजय। प्राचीन नाम है ये श्याम, श्री क्षेत्र, या फिर कंबोडिया, यशोधरपुर। इस क्वेश्चन का आंसर भी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने व्याख्या की थी? कि विधवा को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की व्याख्या मनु, नारद, याज्ञवल्क्य या फिर बृहस्पति। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं विधवाओं के उत्तराधिकार की व्याख्या, यानी पति की मृत्यु के बाद पहले उसकी संतान यानी पुत्र को उत्तराधिकार भाग मिलेगा, उसके बाद में उसकी विधवा पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण किस हेतु इकाई थी? हूण कोई मुद्रा की इकाई थी, कोई नाप की इकाई थी, या फिर भूमि माप की इकाई थी, या मुहर की इकाई थी? तो हूण गुप्त काल में एक मुद्रा थी, हूण मुद्रा इकाई थी, सिक्का था हूण नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? हर्ष के बाद के शासन काल में कलकत्ता, ताम्रलिप्ति, सालियूर या अरिकामेडू, निम्न में से कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण था, मुख्य था, जो पूर्वी भारत का था? तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, बंगाल की तरफ था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है? तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, या फिर वराहमिहिर। तो सबसे पहले आर्यभट्ट कहता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जब पृथ्वी घूमती है तो प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्य क्या था? एक सेवा कर था, बिक्री कर था, या कृषि कर था, या फिर धार्मिक कर था? तो हिरण्य कृषि कर था, और कृषि में भी कृषि उपज नहीं ली जाती थी, कृषि उपज कर के रूप में नहीं लिया जाता था। जो प्रारंभिक अवस्था अपने भू राजस्व की देखते हैं तो कृषि उपज को कर के रूप में नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। हिरण्य कर कैसा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लेना आप। हिरण्य कर है ये नकद था, नकद कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय पाशुपत संप्रदाय का मथुरा में, कौशाम्बी में, त्रिपुरी में या उदयगिरी में कहां पर एक मुख्य केंद्र था? इसका सही आंसर है मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था? अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? एक तो था समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त की मुद्राएं मिलती है अपने को, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त की। तो एक तो शासक था समुद्रगुप्त जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यहाँ ऑप्शन में समुद्रगुप्त है नहीं आपके। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। तो अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं दो राजाओं की मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम की भी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की, शकों को ही कहते हैं क्षत्रप, शक वंश, शक वंश को क्षत्रप या महाक्षत्रप कहा जाता था। किस गुप्त राजा ने क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार क्या था? पहले तो आप ये याद कर लो कि शकों का उन्मूलन किसने किया था। गुप्त वंश के किस राजा ने शकों का उन्मूलन किया था? और जो शकों को हराता है, शकों का उन्मूलन करता है, वही आपके मुद्राएं चलाएगा। सक्कारी कहा गया जिसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक शासक, शक शासक कौन था? शक शासक था आपके रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह थर्ड। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, जो शक शासक था। और इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के जारी किए थे और एक उपाधि धारण की थी, सकारी, यानी शक को पराजित करने वाला, शक वंश के राजा को पराजित करने वाला सकारी। सकारी की उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में या शक विजय के उपलक्ष्य में जारी किए थे। और इन चांदी के सिक्कों को कहते थे व्याघ्र निहंता, व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के। इन सिक्कों का नाम क्या था? व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्राएं थी। सिंह निहंता प्रकार की, व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्राएं थी। और इस मुद्रा का भार पूछा है, कितना था? 32 ग्रैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? हर्ष के समकालीन कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया था? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध या फिर नालंदा? तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को कई गांव अनुदान दिए थे, संरक्षण प्रदान किया था। और हर्ष का समकालीन जो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था, वो था, इसका कुलपति शीलभद्र था। कुलपति शीलभद्र था, शीलभद्र, हर्ष का समकालीन नालंदा का कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? भी मंदसौर प्रशस्ति को अच्छे से रट लेना, पीछे कई क्वेश्चनों में बार बार पूछा है मंदसौर प्रशस्ति के बारे में। मंदसौर प्रशस्ति, पहला तो आपसे पूछ लेंगे मंदसौर प्रशस्ति किस गुप्तकालीन राजा से संबंधित थी? तो कुमारगुप्त प्रथम की थी। और कुमारगुप्त प्रथम की मंदसौर प्रशस्ति है, इसमें अपने को सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है, सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसी मंदसौर प्रशस्ति में लिखा है कि दसपुर नामक स्थान पर, मंदसौर नामक स्थान पर बुनकरों की, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, संगठन आके बस जाता है। और वो पीछे कहाँ से आता है? लाट प्रदेश, गुजरात से आता है। और रेशम बुनकरों की श्रेणी को ही पटवाई श्रेणी कहा गया। और इसके लिए एक और शब्द दिया है, वो तंतुवाय। तंतुवाय, तंतु किसको कहते हैं? धागे को। तंतुवाय थे वो, बुनकर श्रेणी, पटवाय श्रेणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख नहीं है? इस बार 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध भूमंडल को बांधना था। इसमें आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख नहीं है। उल्लेख है समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख है। 4 कथन दिए, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध यानी भूमंडल को बांधना था। और इसमें आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना गया है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी, फिर से पूछा है, वही पटवाई श्रेणी, तंतुवाई लोग, रेशम बुनकरों की श्रेणी लाट प्रदेश से आती है। लाट प्रदेश आपका था गुजरात में, दक्षिणी गुजरात, और दसपुर यानी मंदसौर नामक स्थान पर, मंदसौर का प्राचीन नाम था दसपुर। तो ये लोग थे रेशमी कपड़ा बनाने वाले, बुनकर श्रेणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं बनी हुई है। इनमें से कौन सी गुफाएं वो गुप्तकालीन थी? तो 16 और 17 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के किस शासक से किस शासक तक के थे? तो बयाना भरतपुर से गुप्त राजाओं की सिक्कों का ढेर मिला है, सोने के सिक्के थे और ये बयाना भरतपुर से मिलते हैं। इस सिक्कों की निधि या ढेर में अपने को चंद्रगुप्त प्रथम से लेके और स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था? मालवा मध्य प्रदेश में हूणों को किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने, सकारी विक्रमादित्य ने, यशोधर्मन ने, या फिर पुष्यभूति ने? तो मालवा का शासक था यशोधर्मन, जो हूणों को पराजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को निम्नलिखित में से किस जनजाति को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो मध्य एशिया से एक जनजाति भारत पर आक्रमण करती है। मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति, खानाबदोश किसको कहते हैं? जो लोग खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, यानी जो स्थायी निवास जिनका नहीं होता है, एक खानाबदोश जाति। और वो जाति थी आपके हूण। हूणों का आक्रमण होता है, और हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। और स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख हूण आक्रमण की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी तैयारी के लिए ये वीडियो यूजफुल है तो इनको अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर करें जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।